नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का सहरसा में बड़ा बयान, कहा पहला बोर्ड बिहार के विकास के लिए डालें। अमित शाह ने चंदौली में महागठबंधन पर साधा निशाना, एनडीए की वापसी का जताया भरोसा। प्रियंका गांधी ने बिहार में एनडीए सरकार पर बोला हमला, बेरोजगारी और महंगाई पर उठाए सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम मामलों पर दिखाई सख्ती। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपना जो पहला वोट डालेंगे वो सरकार बनाने वाला होना चाहिए। ये जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसी हार देनी है कि वो कभी बिहार का बुरा ना सोच पाए। आपको वोट विकसित बिहार के विकास के लिए होना चाहिए। आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमते फिरने जाते हैं। मुझे बताएं कि बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठी तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोसी रेल ब्रिज का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में किया था। साल 2004 में आरजेडी के समर्थन से दिल्ली में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। इसके अगले ही साल 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई थी। इस दौरान आरजेडी हर जगह से साफ हो गई थी, लेकिन कहा कि दिल्ली की सरकार आरजेडी के ही समर्थन से चल रही थी, इसलिए दिल्ली सरकार में मनमोहन सिंह और सोनिया के बगल में बैठकर उन्होंने बिहार से बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई सभी परियोजनाओं को रोक दिया। साथियों, लालटेन वाले, पंजे वाले, लाल झंडे वाले, इन लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा, क्योंकि इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया, विकास दिया। जंगल राज में जहां निराशा थी, हताशा थी, वहीं सुशासन में नए सपने हैं, नए संकल्प है। लोगों का हम पर अटूट भरोसा है कि एनडीए सरकार ही आपकी आकांक्षा पूरी कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है, वहां आज तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही है। जहां सड़कें पहुंची हैं, वहां एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है। जहां छोटे अस्पताल खुले हैं, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग हो रही है। इसलिए आजकल मजबूरी में आरजेडी को भी विकास की झूठी बातें करने की नौबत आई है, वरना इनका इतिहास विकास विरोधी रहा है। बिहार की आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। तब लोग मांग करते थे कि सड़क चाहिए, तो आरजेडी कहती थी कि सड़क बनेगी तो हादसों का खतरा होगा। उस समय लोग मांग करते थे कि बिजली आनी चाहिए, तो आरजेडी के लोग कहते थे अरे बिजली आएगी, करंट लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब लोग गुहार लगाते थे कि बाढ़ से बचाइए, तो आरजेडी वाले कहते थे अरे पानी घर में आना, तो पानी घर में घुसना ये तो सुकून होता है, अच्छी बात होती है। साथियों, ये लालटेन युग का यही सच है। आरजेडी के लोग गरीब गुरबा, दलित महादलित,
पिछड़े अति पिछड़े के टोलों में जाकर लोगों को विकास का डर दिखाते थे। आरजेडी की सोच का ये हाल था, तभी बिहार बेहाल था। साथियों, जंगल राज वालों की इसी सोच की वजह से हमारे कटिहार में विकास नहीं हुआ और फिर कांग्रेस आरजेडी ने इसको पिछड़ा जिला घोषित करके पल्ला झाड़ दिया। जब किसी अफसर ने कोई गुनाह किया हो या किसी अफसर के साथ उनकी बनती ना हो, पटती ना हो और अफसर को अगर सजा देनी होती थी ना, तो उसको अफसर को कटिहार भेज देते थे। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया, तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली के शिवहर में आयोजित जनसभा में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ना तो कोई स्पष्ट नेता है और ना ही नीति। अमित शाह ने दावा किया कि 14 नवंबर तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने महिलाओं को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का हवाला देते हुए कहा कि हम महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, जिससे आरजेडी को दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए तक जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस दिन सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर दी जाएगी, जिससे बिहार के पर्यटन को लाभ मिलेगा। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की पांचों पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। और भाइयों बहनों, सीतामढ़ी वालों से मैं कहने आया हूं, गत चुनाव में थोड़ी कसर छोड़ी थी आपने। 11 में से 8 सीट एनडीए को दिए थे। मेरा तो आपसे शिकवा है भाई, फरियाद है, 3 सीट क्यों छोड़े? अब सीता मंदिर बनने वाला है, 11 की 11 सीटें इस वक्त एनडीए को जिताने का काम करना है। 11 की 11 हमने करोड़ों रुपए से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू की है, जो पूरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, किसानों का कल्याण करेगी। इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से मिथिला कोसी के बाढ़ के शमन के लिए हमने व्यवस्था की है। हम सीतामढ़ी में, सोनबरसा और नानपुर में 505 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में युवाओं को नौकरी और रोजगारी मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को बिहार के सोनबरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, पलायन और महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार के लोग काम की तलाश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं और बस त्योहारों पर अपने परिवार से मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि खेती से कमाई नहीं हो रही है और सब चीजें महंगी हो गई हैं। उन्होंने युवाओं को रोजगार न देने और सरकारी नियुक्तियों में देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि यदि सरकार आई तो वे एक परीक्षा कैलेंडर लागू करेंगे, जिसमें परीक्षा, रिजल्ट और नौकरी मिलने की समय सीमा तय होगी। इस कैलेंडर का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
आज भी बिहार के नागरिक इस देश भर में फैले हुए इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहां जहां जाएंगे वहां पे आपको बिहार के नागरिक मिलेंगे। लेकिन आज आपके प्रदेश की परिस्थिति एकदम बदल गई है। आज आपकी ये परिस्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं। सारे नौजवान शिक्षित हैं। गरीब से गरीब परिवार का नौजवान हो, उसके मां बाप ने संघर्ष करके किसी न किसी तरह उस बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन आज वो बेरोजगार है। आज आपके प्रदेश की परिस्थिति ये है कि शिक्षा की संस्थानें नई नई बन नहीं रही हैं, कि शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आगे बच्चा अपने भविष्य को नहीं देख सकता। जहां वो पेपर देता है नौकरी के लिए, एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं। और उन घोटालों में नेता शामिल होते हैं। अनंत सिंह जेल में हैं, तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? तो केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, मोकामा जाकर देखिए जनता के बीच अनंत सिंह की कितनी लोकप्रियता है। लल्लन सिंह ने ये साफ दावा किया है कि इस बार अनंत सिंह पहले से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर जातीय समीकरण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि भूमिहार यादव एकता की बातें सिर्फ विरोधियों की कहानी है। असल माहौल मोकामा की जनता ही तय करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की ये जनता पर भरोसे वाली रणनीति वोट में बदलेगी या फिर नहीं। कई तरह का वीडियो आया, उस वीडियो को हम सबों ने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। वीडियो देखने से साफ लगता है कि यह घटना कोई स्वतः स्फुरत स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत यह घटना कराया गया, ताकि जो यहां से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति, पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामलों की सुनवाई की और मामले पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की पीठ ने कहा है कि अब अदालत शांत नहीं बैठने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पीड़ितों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं और ये सब हमारे देश में ही हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय की एक अलग यूनिट इस मामले पर समन्वय कर रही है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यदि कठोर आदेश नहीं दिए गए तो समस्या और बढ़ जाएगी। गृह मंत्रालय ने डिजिटल स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई ने इसे रिकॉर्ड में ले लिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी की याचिका को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिका में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। याचिका पहले 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को वकील निजाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि नई तारीख तय की जाएगी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित 6 महीने की अवधि समाप्त होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम आदेश में वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई थी। इनमें ये प्रावधान शामिल था कि केवल 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति की वक्फ बना सकते हैं। अदालत ने कहा है कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने का केंद्र सरकार का आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं है और ये दलील की सरकार वक्फ भूमि जब्त कर लेगी आधारहीन है। संक्षेप में ये मामला वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया और समय सीमा के इर्द गिर्द है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक और सुनवाई के लिए पुनः सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम खबर आई है। राजनीति में पारदर्शिता को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में ये मांग की गई है कि देश के सभी राजनीतिक दल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने संविधान, नियम और विनियमों को सार्वजनिक करें ताकि जनता को पता चल सके कि पार्टियां किस सिद्धांत पर चल रही हैं। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, विधि मंत्रालय और विधि आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए जरूरी है कि उनके कामकाज में धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चितता की जाए। साथ ही अदालत से ये भी गुजारिश की गई है कि चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाए। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शिता के नए मानक तय किए जा सकते हैं। जयपुर से आज दोपहर एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक अनियंत्रित डंपर ने 17 गाड़ियों और कई लोगों को रौंद दिया। इस भीषण हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की ये तस्वीरें किसी भयानक सपने से कम नहीं है। दोपहर करीब 1 बजे लोहा मंडी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार में आ रहा एक डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया।
ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते डंपर ने 17 गाड़ियों को रौंद डाला। तेज रफ्तार डंपर पहले मोटरसाइकिलों को टक्कर मारता है, फिर कारों को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को यहां वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहले आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 52 साल के विश्व कप के इतिहास में ये तीसरा मौका था जब भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची है। भारत की बेटियों ने वो कर दिखाया जो अब तक सपना था। महिला क्रिकेट का इतिहास बदल गया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला विश्व कप जीत लिया। 52 साल के इस टूर्नामेंट में भारत ने तीसरी बार फाइनल में कदम रखा था, लेकिन इस बार मंजिल नहीं इतिहास लिखा गया। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने आक्रामक अंदाज दिखाया। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत के बल्ले से निकले रन बारिश ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई दूसरे हाफ में, जब जीत का मैदान गेंदबाजों ने अपने नाम कर लिया। 299 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने तेज शुरुआत की, पर जैसे दीप्ति शर्मा गेंद लेकर आई, खेल की दिशा बदलती चली गई। ब्रिट्स रन आउट हुई, वॉश बिना खाता खोले लौटी और फिर शेफाली ने लुस को चलता किया। मरिजान काप सिर्फ 4 रन पर निपट गईं। दीप्ति ने अपने स्पिन के जादू से एक-एक कर अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। लॉरा बोर्डाइट्स ने 101 रन की जुझारू पारी जरूर खेली, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। 45.3 ओवर में पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन पर ढेर हो गई। भारत 52 रन से विजयी इतिहास रच गया। दीप्ति शर्मा बनी फाइनल की हीरो, 5 विकेट झटके और टीम इंडिया को दिलाई ये सुनहरी जीत। 2005 और 2017 की हार के बाद आखिरकार 2025 में भारत ने जीत लिया महिला विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद भारत चौथी ऐसी टीम बन गई जिसने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। हरमन की शेरनियों ने न सिर्फ मैदान में जीत दर्ज की, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल भी जीत लिए। देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी। आज ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं, ये है हर भारतीय बेटी के सपने की जीत, जो कहती है अब मैदान हमारा है। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार 3 नवंबर को सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर सोमवार को 1,21,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। पिछले कारोबारी दिन ये 1,21,854 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह 9:55 पर MCX पर 5 दिसंबर का गोल्ड फ्यूचर 1,21,620 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 388 रुपये की बढ़त को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में सोना 1,21,854 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।